हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ई मेंटर्स के यूट्यूब चैनल में। आज डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो मेरे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है। इससे रिलेटेड एक आम कैंडिडेट और गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट को क्या इन एंड आउट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिल्कुल ध्यान मुद्रा में ईयरफोन और हेडफोन लगा के इस वीडियो को देखने की कोशिश करिए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यहाँ पर टॉपिक्स जो होंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है एज अ कैंडिडेट, वो क्या होनी चाहिए आपके पास। सिर्फ एग्जाम क्लियर करने से नहीं, कुछ नहीं होता, इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसमें इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं वो हमारे पास सेलेक्टेड कैंडिडेट जो CGL या जो भी एग्जाम जिसमें कंडक्ट कराया जाता है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उनके द्वारा दी गई। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेस क्या होगा आपके आफ्टर फाइनल रिजल्ट, मतलब मेरिट बनने के बाद, ट्रेनिंग फेज क्या होगा आपका, पोस्टिंग कहाँ होगी, ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी, डेस्क होगी कैसे होगी, सैलरी अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे आपको, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स क्या होंगे। आगे बढ़ना सबको पसंद है तो प्रमोशनल एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं कि नहीं होते हैं, क्वार्टर्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे पास सेलेक्टेड कैंडिडेट का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट नंबर 1, तो जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास एक आम कैंडिडेट को नीचे सिलेक्शन पाने के लिए क्या आम इन्फॉर्मेशन जो पहले तो एग्जाम कौन सा दे रहा है भाई, एग्जाम दोगे तभी तो आप क्लियर कर पाओगे। तो एग्जाम है हमारे पास यहाँ पर SSC CGL का एग्जाम, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम। इसमें हमारे पास होते हैं 4 टीयर्स। 4 टीयर्स मतलब यहाँ पर टायर नहीं, टीयर मतलब लेवल, 4 लेवल्स आपको यहाँ पर क्लियर करने होते हैं। मार्क्स आपके यहाँ पे नॉर्मलाइज किए जाते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स होते हैं। नॉर्मलाइज मीन्स आपको जैसे आपका लेवल ऑफ टफनेस जो आपका डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं उसमें टफनेस लेवल के हिसाब से आपको एक समतल एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है, उसको नॉर्मलाइज स्कोर कहते हैं। आपके एडिट होता है कहाँ तक, टियर 3 तक। फॉर्म जो फिल होता है आपका ऑनलाइन फिल किया जाता है यहाँ पर फॉर्म, ठीक है, कोई ऑफलाइन का यहाँ पर पंगा नहीं रहा है। फीस जो है आपकी बिल्कुल नॉमिनल फीस है 100 रुपीज, और कुछ के लिए तो यहाँ पर नील होते हैं। नील मीन्स यहाँ पे 0 रुपीज आपको पे करने, क्योंकि आपको क्या करना होता है कैटेगरी के लिए, UR और OBC के लिए हमारे पास होते हैं 100, और अदर्स के लिए जैसे आपके पास जो आपके फीमेल कैंडिडेट्स हो गए, आपके SC ST, तो आपको एक सर्टिफिकेट लेटर ऑन स्टेज में आपको दिखाना पड़ता है। आप इसलिए आपके यहाँ पर फीस क्या होते हैं, आपके 100 रुपीज होते हैं हमारे पास सिर्फ UR के लिए, बाकी के लिए क्या होता है फ्री। ठीक है, आगे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बैचलर डिग्री चाहिए, मात्र बैचलर डिग्री चाहिए, इसके अलावा कोई स्पेशलाइजेशन आपको नहीं चाहिए, और वो भी आपके पास कैसे होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। कैंडिडेट्स जो है फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट एसेंशियल क्वालिफिकेशन बिफोर प्रिस्क्राइब्ड डेट होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत आम कैंडिडेट जो आपके पास जो पहली बार इस SSC के एग्जाम्स में उतरता है वो ये इसको मिस कर जाता है। आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब डेट या आप कह सकते हैं जो भी आपके नोटिस में जो आपके पास डेट दी है उससे आपके पास पहले की होनी चाहिए, आपके पास जो भी डिग्री है आपके पास है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, मतलब आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन उस टाइम तक हो जानी चाहिए। दूसरा यहाँ पर एज है, एज जो हमारे पास आपकी 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्रिस्क्राइब डेट। तो ये प्रिस्क्राइब डेट और एज एज ऑन, तो ये चीजें आपको नोटिस में बिल्कुल ध्यान से पढ़नी होती हैं। बात आती है यहाँ पर नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज जो हमारे पास अलाउड की जा सकती हैं, OA, OALN, BN, ये आपके पास किसी भी 1 लाख आपके पास आपका क्यों मेरे पास आपके पास खराब है तो उस टाइप की मेरे पास डिसेबिलिटीज है आपके पास यहाँ पर परमिसेबल हो सकते हैं, वो कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बाद में आपको चैनल में अपने चैनल पे हम अपने CGL से रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एज लिमिट की डिस्कस करते हैं। सबसे खास बात यहाँ पर आपको बताया गया है 30 साल आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है कब, आपके अगर OBC कैटेगरी के हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST 5 साल का, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 ईयर्स, UR के लिए तो ऐसे आप देख सकते हैं 13 ईयर्स भी है, 15 ईयर्स में आपके पास, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का भी होता है ESM जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, उसको 3 ईयर्स का भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है, और कुछ और भी रिलैक्सेशन जो होती है वो आपके पास नोटिस में मेंशन होती है। तो एज लिमिट आप बिल्कुल ध्यान से फॉर्म फिलते टाइम आपको ध्यान रखना है। SSC CGL एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, देखिए पहले जो आपका टियर 1 होता है, टियर 1 मतलब मैंने जैसे बताया क्या होता है, ये लेवल हो गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास रीजनिंग आता है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से कितने क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं, और आपके 50 मार्क्स का होता है यहाँ पर। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर जनरल अवेयरनेस होता है, 25 क्वेश्चन होते हैं, आपके 50 मार्क्स का होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो जनरली हम क्या कहते हैं यहाँ पर मैथ्स कहते हैं, ठीक है, तो ये मैथ्स नहीं होती है, एक्चुअली क्या होता है आपका क्वांटिटी, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए आपके पास क्वेश्चंस दिए जाते हैं कमीशन के द्वारा। 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। सिमिलरली आपके पास इंग्लिश का होता है, आपके पास 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपके पास 1 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने, आपको 100 क्वेश्चन होंगे। इसको आप टोटल करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 100। वो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आपको 1 आवर के टाइम ड्यूरेशन में। आपके पास जो भी मेरे पास जो आपके पास विजुअली हैंडीकैप जो भी होते हैं उनको एक्स्ट्रा हमारे पास उनको लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, उनको 80 मिनट्स का यहाँ पे टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम देने से जंग के मैदान में उतरने से पहले आपको जंग कहाँ लड़नी है, कैसे लड़नी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलिए लेवल 2 जो मेरे पास जिसको हम कहते हैं टियर 2, वो मेरे पास क्या कहता है, वो कहता है आपको क्वांट का एक पेपर देना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको इंग्लिश का पेपर देना है, पेपर 1 और 2।
100 क्वेश्चन होंगे आपके पास, मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके पास 200। यहाँ पर इंग्लिश में आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे और आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स 200। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है मैथ्स इंग्लिश में, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है आपके पास क्वांट में, ठीक है, क्वांट यानी कि मैथ्स। टाइम दिया था आपके पास 2 घंटे का। सिमिलरली यहाँ पर 2 घंटे का नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, अगर आपके पास कोई ऐसी विजुअली हैंडीकैप या कोई, तो आपको 160 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अब यहाँ पे बात यह है, पेपर 3 या पेपर 4 भी होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे जिनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन, वो कहेंगे पेपर 3 या पेपर 4 भी तो होता है, बट नहीं। अगर आपको इनकम टैक्स बनना है इंस्पेक्टर, तो उसमें आपका पेपर 3 जो आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, और पेपर 4 जो स्टैट से रिलेटेड, वो नहीं देना होता है आपको सिर्फ पेपर 1 और 2 देना होता है, टीयर 2 माने लेवल 2 में। आगे देखते हैं यहाँ पर टीयर 3 जो होता है आपका पेन एंड पेपर मोड है, यानी कि आपको स्याही से लिखना होता है, आपको किस पे, पेपर पे लिखना होता है। तो आपको यहाँ पर कोई ऑनलाइन टाइप करनी होता है, यहाँ पर पेन पेपर मोड में होता है आपका टीयर 3। इसमें लिखना क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव, मतलब आपको लिखना होता है यहाँ पर हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप यहाँ पे अभी जो पैटर्न जो आ रहा है उसमें आपको एस्से और लेटर लिखने को मिलते हैं आपको वहाँ पर, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स आपके एस्से के होते हैं, 50 मार्क्स आपके लेटर के होते हैं। टोटल हो गया आपके पास 100 मार्क्स। और कितने टाइम का ड्यूरेशन होती है, 60 मार्क्स, वही आपके पास यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो 60 मार्क्स 60 मिनट्स में आपको 100 मार्क्स लेने होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टीयर 3 यानी कि लेवल 3। मार्क्स वही आपके पास टीयर 3 तक नॉर्मलाइज होते हैं, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। आपको हर लेवल और हर टीयर जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आपको अगले टीयर में जाना है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा। टोटल मार्क्स जो आपके सिलेक्शन के लिए जो आपको ये आपके पास प्रेस्टिजियस जॉब दिलाएंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, उसके लिए होगा आपके पास 700, यानी कि ये हो गया आपके पास लेवल 1 के मार्क्स, ये हो गया आपके लेवल 2 यानी कि टीयर 2, ये हो गया आपके पास टीयर 3 पेन एंड पेपर मोड। आपके पास टोटल 700 से आपको की मेरिट काउंट होगी। तो आपको नेक्स्ट राउंड जो है टीयर 4, वो वहाँ पर सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। मैंने आपको बताया था कैटेगरी, अगर आप एज रिलेक्शन दे तो यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होते हैं, ठीक है। अरे ये आपने लाभ तो उठा लिया कैटेगरी का, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे ना, वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो ये टीयर 4 जो होता है आपका लेवल 4, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। आफ्टर यू क्वालिफाई ऑल टीयर्स प्लस मार्क्स आर अबव द फाइनल कट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट की आपके पास लोएस्ट कट ऑफ निकलती है आपकी कैटेगरी वाइज। अगर आपने वो कट ऑफ क्लियर कर लिया, आपके मार्क्स तीनों टीयर में मिलाकर आपके पास उससे ज्यादा है कट ऑफ से, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और आपने वो चुनी हुई है वो पोस्ट, ठीक है, चूज की है आपने, ठीक है। तो आप कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बन चुके हैं क्या, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से रिगार्डिंग पोस्ट ऑफ इनकम वी हैव कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ क्वेरीज। हमने क्या करा, हमने हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, उनसे हमने क्वेरीज कलेक्ट करी है, ठीक है। और इन क्वेरीज को हमने जो हमारे पास सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन चुके हैं, उनसे हमने पूछने की कोशिश की है। तो चलिए जानते हैं हमारे पास एक आम कैंडिडेट के मन में क्या क्या क्वेरीज यहाँ पर आती हैं। पहली क्वेरी जो आती है हमारे पास कैंडिडेट के मन में, वो होती है मेरे पास क्या क्वेरी आती है, देखते हैं कि भैया रिजल्ट तो आ गया, फाइनल मेरिट लिस्ट बन गई, रैंक भी बन गया आपके ऑल इंडिया रैंक, आपका इनकम टैक्स भी मिल गया, उसके बाद क्या, एसएससी के बाद क्या, आगे क्या कदम है आपके पास। डिपार्टमेंट आपसे कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। डिपार्टमेंट कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, जैसे आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको अलॉट हुई है, तो आपके पास सीबीडीटी की तरफ से आपके पास कम्युनिकेशन, बट कम्युनिकेशन होगा किससे, पोस्ट यानी कि चिट्ठी द्वारा, डाक द्वारा, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज ये नहीं होगा। और इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी आपके पास, वेबसाइट में आपकी अपलोड होगी। और ये कम्युनिकेशन का टाइम ड्यूरेशन जो लगभग जो अप्रोक्सीमेट होता है वो 3 से 5 महीने के बीच में होता है। यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं स्टेप्स जो यहाँ पर फॉलो होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट पहले आपसे जोन की प्रेफरेंस मांगेगा, ठीक है। जोन होते हैं हमारे पास, ठीक है। आप जो भी आपके पास पूरा इंडिया है उसको डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में एलोकेट किया, तो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी जोन आप प्रेफर करना चाहते हैं। उसके बाद आपको जोन, आप डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज, वो आपको जोन अलॉट कर दी जाती है। तो ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट आपको भेजेगा अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। ये आपको फिल करके उनको सेंड करना होता है। कैंडिडेट्स नीड टू फिल ऑल द फॉर्म्स लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। आप पूछेंगे ये क्यों हो रहा है, एसएससी ने तो कर लिया, भैया डिपार्टमेंट भी तो अपनी तरफ से वेरीफाई करेगा ना, आप कौन सी कास्ट के हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं। तो अपने लेवल पे हर कोई डिपार्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट में वो वेरिफिकेशन करता है। तो ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट है यहाँ पर। तो कैंडिडेट को रिपोर्ट करना होता है ड्यूटी, जो उसके कॉल लेटर में मेंशन होती है, ठीक है। सारे कम्युनिकेशन, मेन बात यहाँ पे, सारे कम्युनिकेशन जो होते हैं आपके किस पे होते हैं, करस्पॉन्डेंस एड्रेस से होते हैं। ईमेल आईडी पे कोई आपका कम्युनिकेशन नहीं होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, और व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। व्हाट्सएप की दुनिया से थोड़ा बाहर आओ। मेडिकल प्रोसेस जो होता है, मेडिकल प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास, आपको खुद ही क्या होता है यहाँ पर, यू योरसेल्फ नीड टू डू द मेडिकल प्रोसेस एंड सबमिट इट टू योर डिपार्टमेंट, ठीक है। खुद ही आपको मेडिकल प्रोसेस करना होता है। और कौन कराएगा ये, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, अपने साइन नहीं कर देने, मेडिकल ऑफिसर से यहाँ पे साइन करवाने। और काउंटर साइन किससे करवाने, आपको सीएमएचओ, जो उस कहीं भी हॉस्पिटल है उसका जो हेड होता है, इसको हम सीएमएचओ कहते हैं, उससे आपको क्या करना है, वेरीफाई करवाने होते हैं।
ठीक है, खुद नहीं कर देना यहाँ पे मेरी हाइट इतनी है तो मैं लिख दूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको उसको वेरीफाई कराना है। उसके बाद आता है पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, मेरे पास कैंडिडेट्स को अपना कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है कॉन्फिडेंशियल सेक्शन जो भी इसका है वो हमारे पास पुलिस अथॉरिटी को वेरिफिकेशन के लिए भेजता है। ठीक है, यहाँ पर जब होता है आपके पास जो लोकल पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे आपका एड्रेस है, आपका जहाँ पे कैंडिडेट रहता है वहाँ आपके पास वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर जो यही सेम प्रोसेस जो होता है आपके पास सारे डिपार्टमेंट्स फॉलो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ट्रेनिंग फेज, सेकंड जो क्वेरी आती है होती है हमारे पास ट्रेनिंग फेज। ट्रेनिंग कैसी होगी देखते हैं। ट्रेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि ट्रेनिंग जो इसकी होती है वो 3 महीने की होती है। 3 महीने मतलब 60 वर्किंग डेज, ध्यान दीजिए यहाँ पर। सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पर, इट मे और मे नॉट स्टार्ट राइट आफ्टर द ज्वाइनिंग। कहने का मतलब यह है कि आपकी जैसे आपने ज्वाइनिंग किया वो हो भी सकती है ट्रेनिंग, नहीं भी हो सकती है। जैसे आपको जोन एलोकेट किया उसके बाद तुरंत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ट्रेनिंग की लोकेशंस कौन कौन सी है, देखिए चेन्नई लोकेशन होती है, अहमदाबाद लोकेशन होती है, भोपाल होती है आपके पास, और टोटल 18 जोन के हिसाब से आपके पास ट्रेनिंग लोकेशंस डिसाइड की जाती हैं। मोस्टली जो ट्रेनिंग जो होती है इंडोर, मतलब आपके पास घर में ही होगी, फील्ड में कोई ऐसी आपके पास ट्रेनिंग नहीं होगी। ठीक है, इन सम जोन आउटबाउंड प्रोग्राम्स लाइक कंपनी विजिट, जैसे आप किसी कंपनी के मल्टीनेशनल कंपनी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं आउटबाउंड, आउट मतलब बाहर के प्रोग्राम्स जो भी होते हैं। तो ट्रेनिंग में आपके पास मोस्टली इंडोर ट्रेनिंग ही होती है। रिटायर और सर्विंग ऑफिशियल्स और ऑफिसर गिव्स लेक्चर्स, कि आपके पास जो भी रिटायर जो पहले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं आपको कहते हैं लेक्चर देंगे। लेक्चर वो दे रहे हैं, इसका मतलब ये आपके पास एक्सपीरियंस वो अपना शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड वाला लॉजिक। ट्रेनिंग में और बातें जानते हैं। यहाँ पर कोई भी मेरे पास एंट्री और एग्जिट टेस्ट नहीं होता। कहने का मतलब है आपके पास ट्रेनिंग करने से पहले और ट्रेनिंग करने के बाद कोई ऐसा एक एंट्री और एग्जिट टेस्ट नहीं कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर क्या अकोमोडेशन फूड प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूट जो हम ट्रेनिंग करते हैं। ये आपके पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है कि चेन्नई में आपके पास हो भी सकता है, नहीं देयर वाज नथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऐसा कुछ था नहीं उनके पास चेन्नई में, अभी जिसकी चेन्नई में मेरे पास ट्रेनिंग हुई थी। ठीक है, फुल सैलरी और पर्क्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर एचआरए उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलता है जो आपके पास सेम स्टेशन में आपके पास ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर वो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। ठीक है, आपको एक लोकेशन अलॉट किया जाता है, अगर आपके पास सेम जगह पे आपके पास ट्रेनिंग हो रही है उसी लोकेशन में, तो आपको एचआरए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आउटसाइडर्स को सिर्फ यहाँ पर आपके पास अलाउंस मिलते हैं, किसके फूड के, ट्रैवल अलाउंस और अकोमोडेशन के, इनके आपके पास अलाउंसेस मिलते हैं। थर्ड जो क्वेरी आती है वो कहते हैं आपके पोस्टिंग और ट्रांसफर का तो बताओ भाई साहब, और डेपुटेशन का क्या हाल है इसमें। पोस्टिंग लोकेशन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आता है पोस्टिंग इज गिवन प्रायर टू द ट्रेनिंग। ठीक है, आपके पास जब ट्रेनिंग का आपके पास लेटर आता है उससे पहले आपके पास पोस्टिंग की आपके पास इंफॉर्मेशन हो जाती है कि पोस्ट आपको कहाँ किया जा रहा है। पोस्टिंग आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ जोन प्रेफरेंस। आपसे जोन प्रेफरेंस मांगी थी ना, मैंने आपको बताया था स्टेप वाइज जोन प्रेफरेंस जो आपने सेलेक्ट करी, और आपकी रैंक भी तो नहीं चाहिए ना, लाइक आपने रैंक मांग ली वो अब जोन चाहिए आपको दिल्ली, ऐसा तो नहीं है ना। आपकी प्रिफर्ड रैंक जो है उसके बेसिस पे, आपके रैंक के बेसिस पे आपको मिलता है। चॉइस भले ही आपसे मांगी गई है बट आपको रैंक आपके देख के ही दिया जाता है। ITO कैन गेट म्यूचुअल ट्रांसफर बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। म्यूचुअल ट्रांसफर मतलब ये जैसे किसी को अगर दिल्ली जोन एलोकेट हो गया, किसी को चेन्नई जोन एलोकेट है, तो आपस में आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, कोई करता नहीं है ना। आफ्टर गेटिंग प्रमोशन टू द असिस्टेंट कमिश्नर रैंक इट इज ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी। कहने का मतलब है आपकी ऑल इंडिया सर्विस, मतलब आपको कहीं भी पोस्ट तभी किया जा सकता है जब आप असिस्टेंट कमिश्नर रैंक में आप पहुंच जाते हैं। मतलब ये कौन सी रैंक है ये आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स होते हैं कि मेरे को अपना घर में मेरी जॉब मिल जाएगी, चांसेस टू गेट अ होम स्टेट देखते हैं, डिपेंड ऑन द मेरिट। कहने का मतलब ये जो मार्क्स लाओगे पहले तभी तो आपके पास होम स्टेट मिलेगी ना, तो पहले आपको मार्क्स लाने हैं, अपने मेरिट में आपके पास सबसे टॉप पे रहना है। दूसरा अब क्या हो चुका है आपके पास ICT होता है मेरे पास इंटर कमिश्नरेट ट्रांसफर, मतलब कहने का मतलब एक जोन से दूसरे जोन में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे किसी का किसी साउथ जोन में पड़ गया तो नॉर्थ जोन में ट्रांसफर कर सकता है, बट अभी क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, बैन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या करते थे कैंडिडेट्स अपने होम स्टेट की पोस्टिंग ले लेते थे कुछ टाइम बाद। लास्ट चांस जो अब आपके पास बचा हुआ है अभी आज की स्टेज में, वो है आपके पास डेपुटेशन या किसी भी डिपार्टमेंट यूनिट में आप ट्रांसफर ले सकते हैं अपने होम स्टेट में। ठीक है, वो भी कुछ टाइम के लिए, डेपुटेशन तो कुछ टाइम के लिए होता है। ठीक है, इन केस ऑफ ICT देखिए ये जो ICT होता है अब नहीं है, बैन हो चुका है, उसमें आपके सीनियरिटी लॉस हो जाती है। थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है, डेपुटेशन का क्राइटेरिया क्या होता है और चांसेस कितने होते हैं। 3 साल की रेगुलर सर्विस होना बहुत जरूरी है। इन द न्यू डिपार्टमेंट वन विल बी पोस्टेड ऑन द पोस्ट ऑफ 1 लेवल हायर देन द पेरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। एग्जाम्पल, इफ वन इज वर्किंग ऑन 4600 GB पोस्ट इन IT डिपार्टमेंट देन ही विल गेट 4800 GB पोस्ट इन न्यू डिपार्टमेंट। तो ये मतलब ऊपर की ग्रेड पे भी आपको शिफ्ट किया जाता है। चौथी जो क्वेरी आती है आपको वर्क प्रोफाइल और वर्क कल्चर कैसा है भैया, कैसे यहाँ पर काम किया जाता है।
तो देखिए देखते हैं 5 वर्किंग डेज होते हैं। नॉर्मली सब सरकारी का यही हाल है, 5 दिन में काम होता है यहाँ पर, बट डिपेंड्स ऑन द सेक्शन 1 इज वर्किंग। तो किस सेक्शन में आप काम कर रहे हैं, कितना लोड है, तो उसके हिसाब से है इतना तो आप समझ ही सकते हैं। अगर सिचुएशन डिमांड करेगी तो आपको सैटरडे संडे भी ऑफिस आना होगा, इतना तो चलता है, सरकारी नौकरी तो इतना करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिस टाइमिंग्स जो होते हैं यूजुअल होते हैं आपके 10 to 5:30 होते हैं आपके पास टाइमिंग। यहाँ पर आप देखेंगे तो बायोमेट्रिक नेसेसरी नहीं है, हाँ थोड़ा चांस मिला घपला करने, ऐसा कुछ नहीं है। बायोमेट्रिक आपके पास जरूरी नहीं है, आपके बहुत सारे तरीके होते हैं किसी की अटेंडेंस ट्रैक करने के। तो यहाँ पर आपके पास स्पेसिफिकली बायोमेट्रिक यहाँ पर नेसेसरी नहीं है। ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर आप ये मत कहिए कि मेरे को IIT का MNC वाला नहीं मिलेगा, एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, है तो सरकारी ना एट लास्ट। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। देयर इज नो ड्रेस कोड। ठीक है, ये थोड़े रिलीफ की बात है, कुछ लोगों को ड्रेस पसंद नहीं होती, तो उनके लिए बता दूं कि नो ड्रेस कोड इज देयर आर बोथ टाइप ऑफ जॉब्स। ठीक है, एक फील्ड जॉब होती है, एक डेस्क जॉब होती है, मतलब एक जंगे मैदान वाली जॉब होती है, एक आपके पास बैठने वाली जॉब होती है। ठीक है, ऐसा आप मोटा मोटा समझ सकते हैं। फील्ड जॉब डेस्क जॉब के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। टास्क कौन कौन से मिलते हैं फील्ड जॉब में। फील्ड जॉब में मतलब आपके पास क्या होता है, आपको सर्वे कंडक्ट कराना होता है या आपको रेड मारनी होती है। जैसे आपके पास क्या अजय देवगन था ना, आपके पास रेड मूवी थी, वो टाइप की रेड आपके पास। बैंक अकाउंट आपको अटैच करना होता है, ये सब आपके किसके अंदर आते हैं, फील्ड जॉब के अंदर आपके पास आते हैं। डेस्क जॉब में आपके पास क्या होता है, नॉर्मली वही जो आपके पास फाइल्स है, फाइल्स में आप डूबे रहोगे, फाइल वर्क आप करते रहोगे, डिफरेंट टाइप के ऊपर रिपोर्ट आप सबमिट करते रहोगे। ठीक है, तो पहले जो होता था आपके पास डेस्क जॉब में लोड बहुत ज़्यादा था। अब क्या हो गया, आपके ITB आ चुका है, इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन, आपके सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। तो ये क्या करता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के नोटिस जो होते हैं आपके पास और ऑर्डर्स वहाँ पे जनरेट कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा सैप का नाम सुना होगा, तो वो सिमिलर टाइप की एप्लीकेशन यहाँ पर था। आपके पास 1 क्लिक या कुछ भी आपके पास ड्रॉप डाउन से आप नोटिस जनरेट कर सकते हैं, ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं, आपको मोटी मोटी फाइलें नहीं रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास थोड़ा सा बढ़ रहा है डिजिटल इंडिया अपना। फील्ड जॉब एंड डेस्कटॉप के बारे में आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अब जो डिपार्टमेंट ने अडॉप्ट कर लिया है वो हमारे पास क्या है, ई असेसमेंट प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया है, यानी कहने वाले ई असेसमेंट सेंटर हो। ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, तो अब डिजिटली चीज़ें हो रही हैं, तो इसका वहाँ पर अभी यहाँ पर 7 to 8 सिटीज़ में अभी इंडिया में अभी ये हमारे पास असेसमेंट सेंटर बने हुए हैं। मतलब फिजिकली आपको कुछ करना पड़ा, आपको बस एक 1 टैप क्लिक में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी जनरेट। एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑन द कंप्यूटर, सब कुछ कंप्यूटर में हो रहा है, डिजिटल भारत है हमारे पास। इवन द नोटिस जनरेटेड ऑनलाइन, जैसे मैंने आपको पीछे ही बताया था, बीइंग सेंट ऑन द ईमेल एड ऑफ द SSCs, मतलब ठीक है जो भी आपके पास SSCs है, मेरा SSC मतलब इनकम टैक्स पेयर्स जो भी आपके पास, उनके पास डायरेक्ट उनकी ईमेल आईडी पे आपके पास क्या हो जा रहा है, कोई भी नोटिस है IT डिपार्टमेंट कोई भी नोटिस है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, उनकी मेल आईडी पे चले जा रहा है। ठीक है, केसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। कहने का मतलब ये है, पहले क्या होता था, जैसे आपके पास कोई भी एड्रेस ऑफ द एड्रेसी के इर्रेस्पेक्टिव, क्योंकि किसी के भी ये डिपेंड नहीं कर रहा कि वो कहाँ कहाँ हो जाएगा। आगे पॉइंट में आपको समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास कोई SSC है वो जयपुर में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो केस की जो स्क्रूटिनी है, मतलब उसने कितना टैक्स दिया, कितना उसने नहीं दिया, वो जो स्क्रूटिनी होती है वो जरूरी नहीं कि मेरे पास जयपुर में होगी, वो कहीं भी हो सकती है। रैंडम एलोकेशन है आपके पास एक इसमें REA ई असेसमेंट सेंटर्स के अंदर। तो इसमें आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पर आपको फिजिकली आप कह सकते हैं, आपके पास जो करप्शन वाला जो मेन जो पार्ट था ना वो यहीं पे होता है, क्या फिजिकली आपके पास जाना पड़ रहा था, वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो इससे ये थोड़ा सुधार हुआ है ई असेसमेंट सेंटर ओपन करने से। ठीक है, 5वीं जो क्वेरी आती है वो मेरे पास सैलरी एंड अलाउंसेस के ऊपर। ठीक है, मिलता क्या भैया, काम तो कर लिया, मिलेगा क्या, मिलेगा आपको सैलरी मिलेगी। बेसिक HR ये सब कंपोनेंट होता है आपके पास XYZ सिटी के डिपेंडिंग, डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो किसी भी एक पे मैट्रिक्स लेवल जो होता है, पे मैट्रिक्स का होता है मेरे पास आपका 7th पे कमीशन के हिसाब से अभी पे मैट्रिक्स यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे की जाती है, सैलरी कैलकुलेट की जाती है आपके एक बेसिक पे से रिलेटेड आपके पास होता है DA, जो अभी कितना चल रहा है यहाँ पर 17% चल रहा है आपके पास DA ना, तो 17% DA का आप यहाँ पे लगेंगे और यहाँ पे आपके पास 24% अगर आप लगाएंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे TA इसी के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 44,900 आप लेवल 7 की अगर आपके पास कोई पोस्ट है तो 1.41 से 17 और ये आपको 24 को आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 41 होगा। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आपने 1.41 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 17% जो DA है उसका आपने 1.17 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपकी जो नेट जो आपकी तनख्वाह है, आपकी जो बिल्कुल आपके पास जो मनी जो आएगा वो 67,521 आएगा आपके पास। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स सिटी के लिए आपके पास क्या होता है, फिक्स होता है आपके पास क्या, जो HR जो आपका HR है वो 24% ऑफ का बेसिक, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर सिर्फ उसी का ही दिखाया गया। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिटी। अलाउंसेस जो मिलते हैं, देखिए यहाँ आपको पेट्रोल का मिलेगा, आपको अलाउंसेस कितना, इक्वल टू प्राइस ऑफ 30 लीटर पेट्रोल। ठीक है, 30 लीटर पेट्रोल का दाम आपको अलाउंस मिलेगा। ठीक है, अभी 80 है तो लगा लिया आपके पास 2400 के आसपास अभी आपके पास मिल रहा होगा। ठीक है, BSNL की सिम दी जाती है आपको ऑफिशियल काम के लिए, ऐसे फालतू की बात करने के लिए नहीं दी जाती, सिर्फ ऑफिशियल के लिए। ठीक है, प्रमोशन के एस्पेक्ट्स क्या हैं भैया, आगे बढ़ना है तो प्रमोशन तो चाहिए, और डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं कि नहीं, देखिए डिस्कस करते हैं आगे। सीनियरिटी डिपार्टमेंट एग्जाम्स के बारे में, सीनियरिटी जो होती है आपके पास CGL के मार्क्स और आपकी नोटिफिकेशन या Tier 2 के रिजल्ट के
बेसिस पे होती है आपके पास सीनियरिटी। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो होते हैं आपके पास कन्फर्मेशन, यहाँ पे कन्फर्मेशन, अगर आपको कन्फर्म करना है इस पोस्ट में, ठीक है, उसके लिए आपको क्या होता है, ईयरली एग्जाम होता है, उसको आपको देना होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम। यू नीड टू क्लियर इट विद इन 3 चांसेस आपको दिए जाते हैं, और आप नहीं तो अगर नहीं क्लियर करेंगे आपके 3 चांसेस में भी तो आपकी इंक्रीमेंट रोक दिया। इंक्रीमेंट मतलब हर साल में आपके पास इंक्रीमेंट लगती है, ठीक है। फॉर ITI टू ITI मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से बनने के लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर जाने के लिए आपको एक अलग एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। आपको कंफर्म करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट एग्जाम और इंस्पेक्टर से ऑफिसर बनने के लिए आपको अलग एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब आपको 2 एग्जाम देने पड़ते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर प्रमोशन एंड इट्स लेटर। आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे डिपेंड करता है आपकी वैकेंसी कितनी आपके पास है, ठीक है। वैकेंसी पे डिपेंड करता है, और आपके नंबर ऑफ ईयर्स जो है फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि जोन टू जोन वेरी करते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो प्रमोशन लेटर आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे आप कैसे बढ़ते हैं जब आप ज्वाइन करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो आप लेवल 7 पे ज्वाइन करेंगे। लेवल 7 मतलब आपके पास 4600 की ग्रेड पे आप ज्वाइन करेंगे इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में करते हैं ITI, ठीक है, ऐसी लेमन लैंग्वेज में। तो यहाँ पर आप जो ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे, या आप डायरेक्ट का मतलब ये होता है जब आप किसी एग्जाम को क्लियर करके आते हैं, ठीक है। कोई ना कोई एग्जाम किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी ने कंडक्ट करा है, आप उसको क्लियर करके आते हैं तो उसको डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं आप। प्रमोशन मतलब आप किसी एक पोस्ट पे आप फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस के आप आपको अगले लेवल पे, अगली पोस्ट पे आपके पास ट्रांसफर कर दिया, अगले लेवल पे आपको भेज दिया, तो वो प्रमोशन यहाँ पर उस तरीके से आ सकते हैं। जैसे 7 है तो आप लेवल 6 से 7 में आप आएंगे तो आप प्रमोशन के जरिए आएंगे। अगर आपको एग्जाम कंडक्ट करके आएंगे तो आप डायरेक्ट आएंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं ITI में आप 7 से 8 पे जब आए, उनके पास फिक्स पीरियड नहीं है। 8 पे जाने का मतलब आपके पास इनकम टैक्स ऑफिसर, यानी कि शॉर्ट में या लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं हम ITO। तो लेवल 8 पे जाने में आपके पास फिक्स पीरियड कोई इच्छा भी नहीं है, आपके पास प्रमोशन से आप जाएंगे, कोई एग्जाम तो है नहीं, तो इसलिए फिक्स पीरियड आपके पास प्रमोशन का यहाँ पर नहीं है। आप पहुंचे लेवल 8 इनकम टैक्स ऑफिसर पे, ठीक है। आप जब लेवल 9 पे जाएंगे आप तब भी इनकम टैक्स ऑफिसर ही रहेंगे, यानी कि ITO ही रहेंगे, और ये भी आप कब 4 साल के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर आपका लेवल चेंज हो रहा है बट आपकी पोस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, आप इनकम टैक्स ऑफिसर के ऑफिसर ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात, जो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, यानी लेवल 8 पे बनेंगे या लेवल 9 पे बनेंगे, तो आपके पास जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यानी कि ITI से ज़्यादा आपके पास जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास इंक्रीज होंगी, ठीक है। किसके रिलेटिव में आपके पास, इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रिलेटिव में आपके पास, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात जो है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपके हो रही है कि आप ऑनलाइन होती जा रही है, तो आपके पास इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे इतना लोड कम हो गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम हो गई हैं, इसलिए यहाँ पर इस लेवल पे आपके पास थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपके पास बढ़ जाती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, ये आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, यानी कि आप लेवल 9 से लेवल 10 पे जो आप कहीं जाएंगे तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं। डायरेक्ट का मैंने आपको मतलब बताया, कोई ना कोई एग्जाम क्लियर कर गए, यानी कि ये कौन सा एग्जाम के बाद UPSC का सिविल सर्विसेज वाला जो एग्जाम होता है, आप एज अ IRS जो होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जो इसमें जिनका सिलेक्शन होता है IRS में, वो यहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं लेवल 10 पे एज अ असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। या प्रमोशन से आए, प्रमोशन का मतलब आप लेवल 9 से लेवल 10 पे आए, ठीक है। यहाँ पर अगर आए तो आपके पास 2 टाइप के यहाँ पर आपके पास एम्प्लॉइज होते हैं, वो रिक्रूट होते हैं, डायरेक्ट वाया UPSC IRS के कैडर अगर आप उनको अलॉट होता है एज असिस्टेंट कमिश्नर, या आप ITO से भी आप असिस्टेंट कमिश्नर तक आप पहुंच सकते हैं, वो भी कौन से 10 से 12 साल में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप 10 से 12 साल में आप ITO से असिस्टेंट कमिश्नर पहुंच रहे हैं, और जो UPSC IRS का एग्जाम क्लियर करके वो डायरेक्ट आ रहे हैं, तो इसलिए एग्जाम जो क्लियर करके आता है उनको ज़्यादा एक तरीके से क्या होता है, प्रमोशन के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 10 से 12 साल तो आपने इस यहाँ तक पहुँचने में लगा देना, पर ये जो जहाँ पर डायरेक्ट जो आएगा वो तो अगर यंग एज में ज्वाइन करेगा तो और भी आगे तो जा सकता है, ठीक है, कमिश्नर लेवल तक भी जा सकता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिप्यूटी कमिश्नर तक आपके पास लेवल 11 का आपके पास डिप्यूटी कमिश्नर है, ये भी आपको प्रमोशन के 4 साल बाद ही मिलेगा, भी आपको प्रमोशन से मिलेगा, कोई एग्जाम यहाँ पे होता नहीं तो डायरेक्ट आपके पास नहीं कर सकते। सिमिलरली ज्वाइंट कमिश्नर लेवल 12 पे आप आएंगे 4 साल के बाद। एडिशनल कमिश्नर प्रमोशन के बाद यहाँ तक, ये जो एडिशनल कमिश्नर का लेवल है यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से ऐसे पहुँचना चाहें तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से लेकर आप एडिशनल कमिश्नर यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, अगर आप यंग एज में ज्वाइन करें, यानी कि 20-23 एज में अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं CGL का, तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ITI बनकर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेवल 7 से लेवल 13 तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चांसेस किसके ज़्यादा हैं यहाँ पर कमिश्नर लेवल तक पहुँचने के, ऑब्वियसली जो IRS जो डायरेक्ट एग्जाम क्लियर करके आ रहा है यहाँ पर, है ना, ये इसलिए ये बात आपके बाद थोड़े ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जो डायरेक्ट एग्जाम क्लियर करके आए उसके फास्टर प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, जब आप असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पे जब ज्वाइन करेंगे तो इस लेवल से, यहाँ से लेवल 10 से आपके पास स्टार्ट किया जाता है आपके पास ऑल इंडिया लेवल के लिए आपके पास सर्विस जो है आपके पास, यानी कि आपको ट्रांसफर जो है ऑल इंडिया पे कहीं पे भी किया जा सकता है। इसमें ये रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी कि आपके पास एक ही जोन के अंदर आप रहेंगे, आप ऑल इंडिया लेवल पे कहीं पे भी आप ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे सिमिलरली IRS है, आप IRS वाली पोस्ट ले रहे हैं तो आप ऑल इंडिया लेवल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आप प्रमोशन से आ रहे हैं वो डायरेक्ट आ रहे हैं, बस डिफरेंस इतना ही है, बट लेवल तो दोनों का सेम है ना, ये भी ध्यान रखना आपने। दूसरी बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब आप ITI तक पहुंचेंगे तो एडिशनल कमिश्नर तक ही पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली बात है कि आप कहाँ तक मैक्सिमम पहुंच सकते हैं रियल टाइम में, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो भी आप कब, जब यंग एज में आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है जो सभी ज़्यादातर एक्सपीरियंस को नहीं पता होती है, वो ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस जो मेनली फोकस करते हैं आपके पास पोस्ट कौन सी है। जैसे आपके पास ITI पोस्ट है, ITO है, ठीक है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो ये नहीं देखते कि लेवल कौन सा है उस पोस्ट से करस्पॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो भी आपके पास असिस्टेंट होते हैं या ASO कह लीजिए आपके पास, मोस्टली वो जब SO बनते हैं तो वो भी, इनका भी लेवल क्या होता है आपके पास, लेवल 8 होता है। तो मतलब कहने का मतलब जो इनकम टैक्स ऑफिसर है और जो SO है, ये दोनों क्या हो गए, आप बराबर हो गए ना, ये दोनों इनका लेवल सेम है, बेसिक पे इनकी सेम है। लेवल 8 पे आपके पास कौन सी बेसिक पे आ जाएगी, आपके पास 4800 वाली बेसिक पे आ जाएगी। तो दोनों का यहाँ पे लेवल 8 से यहाँ पे सेम है। बट जब SO जब आपके पास उसके आगे जो प्रमोशन जो होती है, यानी कि SO जो होता है आपके पास, वो लेवल 8 सीधा यहाँ पर आपके पास लेवल 10 पे पहुंचता है। बट आपको ITO को लेवल 9 पे भी रहना पड़ेगा। तो ये मेन एडवांटेज है आपके पास। 4 साल बाद इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो लेवल 9 पे ही रहेगा, उसकी पोस्ट भी ITO ही रहेगी, बट SO जो है आपके पास प्रमोशन लेकर आपके पास लेवल 10 पे यहाँ पर आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है आपके पास। तो थोड़ा कंपैरिजन करके आपको देखना पड़ेगा किस पोस्ट पे आपके पास, कौन से लेवल पे कौन सी पोस्ट है आपके पास, तो आपके आगे जाने के चांसेस क्या हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द एडवांटेजेस है आपके पास अगर आप असिस्टेंट और एज ASO, मोस्टली जो मिनिस्ट्रीज है वहाँ पर ऐसा ही होता है कि SO के 4 साल के बाद आपके पास 8 से लेकर आपके पास डायरेक्ट 10 पे आप पहुंच जाते हैं। तो ये एक मेन बात है। एस्पिरेंट्स को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इन एंड आउट इन्फॉर्मेशन, स्पेशली प्रमोशन और उसका लैडर क्या है आपके पास, बिल्कुल क्लियर आपके पास आइडिया इससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, यही गलती हमारे पास थी। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उनका सिलेक्शन होता है यहाँ पर CGL 2017 में। ठीक है, तो उनको यही नहीं पता था कि जब उनका जो नेक्स्ट लेवल है, यानी कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर है, उनके 2 लेवल्स होते हैं, 8 भी होता है और 9 भी होता है। तो आपके पास यहाँ पर कुछ तो टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे किसी एक लेवल पे, आपके फर्दर प्रमोशन जो है आपके ज़्यादा आगे जाने के चांसेस डिले होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। SO जो होता है वो लेवल 8 से 10 पहुंच जाता है इन 4 ईयर्स, वेयर एज कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो 8 से 9 पे ही पहुंच पाता है, और पोस्ट तो उसकी वही रहती है, इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई हो। इससे रिलेटेड, ठीक है, ये पे लेवल ये क्या है, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी देखना है तो आप गूगल पर सिंपल सर्च करिए कि 7th CPC, पूरा आपके पास एक मैट्रिक्स बनी हुई आ जाएगी। उस मैट्रिक्स में होता क्या है एक्चुअली, मैट्रिक्स में आपके पास एक रोज और कॉलम के फॉर्म में होती है ना आपके पास मैट्रिक्स। तो आपके पास यहाँ पर रोज बनी होंगी, आपके पास कॉलम बने होंगे। कॉलम आपके 1 से लेकर आपके 18 तक होंगे। सिमिलरली आपके पास रोज जो होंगे आपके 40 तक होंगे। तो आपके पास ये सर्विस के हिसाब से होता है, 40 ईयर्स के सर्विस, तो आप जैसे 1 साल हो जाएगा तो आप नीचे रो वाइज आप शिफ्ट होते जाएंगे। ये जो आपके 1 से लेकर 18 तक होते हैं आपके पास क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं। जैसे लेवल 14 मैंने आपको बोला था, ऐसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो लेवल 7 क्या जानना है लेवल के बारे में, 7 CPC आप बस टाइप कीजिए गूगल में, आपके पास एक बिल्कुल शीट ऑफ मैट्रिक्स बनी हुई आ जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वार्टर्स। अब भैया नौकरी कर ली, आपके पास पैसा भी मिल गया, अब रहेंगे कहाँ पर, क्वार्टर हैं भी कि नहीं। ठीक है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। क्वार्टर जो आपके पास है, आप एलिजिबल हैं किस चीज़ के लिए, टाइप 3 यानी कि 2 BHK के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आपकी पोस्ट के हिसाब से कंडीशन, लोकेलिटी और डिस्टेंस, ये 3 चीज़ें आपके पास जो ऑफिस की हैं वो आपकी जोन टू जोन वेरी कर सकती है, क्योंकि दूर दूर भी हो सकते हैं ना ऑफिस, तो उसके हिसाब से आपके पास अकोमोडेशन भी दूर दूर होंगे। देयर इज नो फिक्स टाइम व्हेन यू गेट द क्वार्टर। ठीक है, आपकी कोई ऐसे फिक्स टाइम नहीं कि आपको क्वार्टर मिल जाएगा, जैसे मैं अभी जाऊँगा जाएंगे तो तुरंत ही मिल जाता है, ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये भी जोन टू जोन वेरी करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस। जो कैंडिडेट हमारे पास सेलेक्ट हुआ है उसका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोलता है इस पोस्ट के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ पर दारा सिंह। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है। इनके ड्यूरेशन ऑफ जॉब आप अंदाजा लगा सकते हैं, 1 साल 5 महीने का इनका एक्सपीरियंस रहा है, किसमें, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। ठीक है, तो इनसे हमने कुछ सवाल दागे, उनका क्या जवाब दिया वो आपके सामने। हमने पूछा कि आपके पास इमेजिनेशन, जो आपने इमेजिन किया था कि मेरे को ये जॉब मिलेगी SSC से, उसके बाद में और अब में, मिलने के बाद में और पहले कुछ फर्क है। तो इनका रिप्लाई था हमारे पास, हाँ, अगर किसी को जॉब फील्ड जॉब पसंद है तो वो रेडी टू डू जॉब तो वो कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टिंग प्लेसेस में नॉट एन इशू। ठीक है,
इसमें जो इन्होंने बोली इंपॉर्टेंट थिंग है, वन विल बी नोन फॉर हिज नॉलेज एंड वर्क नॉट बाय हिज पोस्ट। कहने का मतलब ये है आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, आपको उस काम की नॉलेज हो जाएगी, तो आपकी जो रेपुटेशन है, आपका जो ओहदा होगा वो आपकी पोस्ट से नहीं गिना जाएगा, आपको वो ओहदा किससे गिना जाएगा, आपकी नॉलेज कितनी आपने नॉलेज अटेन करी है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन इनसे पूछा कि जॉब सेटिस्फेक्शन और रीजन। ठीक है, तो इन्होंने आप क्या कर दिया, इन्होंने अपनी जो जॉब है अभी ITI वाली वो छोड़ दी, अब इन्होंने ASO इन CSS ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि ये चेन्नई में पोस्टेड है, चेन्नई में पोस्टेड, साउथ में तो है ये किसके, नॉर्थ के यहाँ पर। ठीक है, होम स्टेट इनका राजस्थान था तो वो इनको मिला नहीं, अब ICT भी बैन हो गया, तो इन्होंने क्या कर लिया, CGL का एग्जाम दोबारा दिया और अपनी ASO CSS में इन्होंने अब क्या ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, और जो हमने क्वेश्चन में पूछा वो हमने पूछा कि आपको UPSC की तैयारी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी कैंडिडेट आके जाना किसको पसंद नहीं होता, ग्रुप ए, आपके पास ग्रुप ए में जाना सबको पसंद होता है, तो क्या UPSC की तैयारी के लिए मौका मिलता है हमको? नहीं। तो हमने बोला मिलता है, अगर कोई फुल्ली डिटर्मिनेशन उसके पास है तो उसके पास हमारे पास फेस्ट टाइम कर सकता है। फेस्ट टाइम मतलब टाइम निकाल सकता है, मतलब टाइम निकालना पड़ेगा ना, 24 घंटे सभी के पास होते हैं, तो आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, बट ये भी डिपेंड करेगा किसमें, सेक्शन में, कहाँ आप पोस्टेड है, कितना काम है उसमें। ठीक है, तो इन्होंने रिप्लाई दिया था। कुछ पॉइंट्स जो इन्होंने अलग से बोले होते हैं, डोंट बिलीव इन द सेइंग द UTM, कहने का मतलब अंडर टेबल मनी। ठीक है, सबको पसंद है यहाँ पर टेबल के नीचे का पैसा। ठीक है, अब इस पे इन्होंने बोला कि ये बिलीव मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या होता है, डोंट, इसके लिए अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं IT डिपार्टमेंट तो मत कीजिए। ठीक है, सिर्फ इसी के लिए इन्होंने बोला, इसी की वजह से आप IT डिपार्टमेंट ज्वाइन करिए ना। एवरीथिंग इज गेटिंग ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, देखा आपने, E-असेसमेंट सब कुछ, रिपोर्ट भी ऑनलाइन जनरेट हो रही है, तो चांस ऑफ करप्शन इज डाउन। तो मोटा पैसा मोटा माल वाली बात नहीं रह गई है, तो आप इस वजह से ज्वाइन ना करें। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ इन्होंने बोला है कि मैंने अपनी बिल्कुल बेस्ट से आपको आंसर देने की कोशिश की ITI पोस्ट के बारे में, बट कुछ भी मिस हो गया तो मे बी लिटिल रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अब इंसान ही है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, प्रोज इन्होंने बताया। ठीक है, इमेंस सोशल रिस्पेक्ट यहाँ पर आपको मिलती है, सोशल रिस्पेक्ट के साथ मिक्स ऑफ डेस्क फील्ड जॉब होती है आपके पास, गुड एस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन भी होते हैं, वन कैन गिव अंडर पोजीशन इन अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, होम स्टेट मिल सकता है जब आपके पास ऑल इंडिया जॉब हो सकती है। ठीक है, CSS की तरह नहीं कि आपके पास दिल्ली में ही आपको रहना है, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आपके पास होम स्टेट मिल सकता है। बट अब देखिए कॉन्स इनके, कॉन्स में पहला ही पॉइंट आ गया क्या, जो मैं आपको बताते आया हूँ, वो ICT अभी जो हो गया आपके पास बैन हो चुका है, एग्जिस्टेंट में नहीं होता, होम स्टे नहीं मिल पाएगा इस बार। यू मे आस्क टू कम टू ऑफिस ऑन संडे और सैटरडे। ठीक है, आपको सैटरडे संडे काम करने आना पड़ता है, अगर बोला है ऑफिस में काम ज्यादा है तो आना ही पड़ेगा ना भैया। योर पोस्टिंग प्लेस डिपेंड्स ऑन योर रैंक अनलाइक CSS। ठीक है, CSS के अलावा, ठीक है, CSS में आपके पास रैंक डिसाइड करते हैं, यहाँ पर CSS में तो आपको दिल्ली में नहीं है फिक्स है, बट यहाँ पर आपको जहाँ पोस्ट होंगे वो आपकी रैंक पे डिपेंड करें, मतलब कौन सा जोन मिलेगा, साउथ मिलेगा, नॉर्थ मिलेगा, वो वाली बात हो रही है यहाँ पर। आपके पास यहाँ पे जो लीव्स हैं आपके पास इजीली इफ यू आर पोस्टेड इन सर्टेन सेक्शंस। ठीक है, आपको कुछ सेक्शंस में आपके पास छुट्टी ही नहीं मिलेगी आपके पास, क्यों, वहाँ पे काम इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन, अब दिन रात इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वहाँ पे क्या छुट्टी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने आपको बताया हमको। ठीक है, अब इन्होंने अपनी तरफ से जो इस जॉब की प्रोफाइल को रेटिंग दी वो 8 दिया आउट ऑफ 10। ठीक है, ये इनका अपना पर्सनल व्यू है, जो यहाँ पर दारा सिंह इनका सिलेक्टेड पर्सन, इनका अपना पर्सनल व्यू है कि 8 में से 10 में से इन्होंने कितने 8 अंक इन्होंने दिए इस जॉब को। आगे बढ़ते हैं, बुक और टेस्ट सीरीज जो इन्होंने फॉलो करी है वो हमारे पास मैथ्स की इन्होंने प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्रकाशन की इन्होंने लगाई थी, और राकेश यादव के क्लास नोट्स इन्होंने लगाए थे। ठीक है, इंग्लिश के लिए अगर देखते हैं SP बख्शी इन्होंने लगाई थी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मिली, और किरण की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो मस्ट बाय बुक है आपके लिए, किरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्होंने लगाई थी सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज इन्होंने लगाई थी पैरामाउंट और KT की, जब इन्होंने परफॉर्म किया था प्रिपरेशन करी थी उस टाइम पे पैरामाउंट KT कैंपस की टेस्ट सीरीज आती थी, तो उन्हें वाली लगाई थी टेस्ट सीरीज। यहाँ पे स्टडी प्रोसेस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये इनका अपना पढ़ने का तरीका और बुक टेस्ट सीरीज जो इन्होंने फॉलो करी वो हमने आपको बताई। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ भी क्वेरीज अगर आपकी बच गई हैं। ठीक है, वैसे मैंने कोशिश बहुत की है इनसे कुछ क्वेरीज निकालने की, एक आम कैंडिडेट के मन में क्या क्या क्वेरीज होती हैं, कोई भी क्वेरीज फिर भी रह गई आपके मन में तो हमारे पास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को रिएक्शन जरूर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोगों द्वारा मेहनत करके इनपुट्स लेके इधर से बनाई गई है, बहुत इनपुट लगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना तो जरूर ना भूलें। यहाँ पर आगे के अपडेट्स और पोस्ट से रिलेटेड भी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। धन्यवाद।